सोचिए, अगर दुनिया के सारे शेयर बाजार एक साथ क्रैश हो जाए, मतलब अर्थव्यवस्था तो पूरी तरह से चरमराए जाएगी। हर तरफ अफरा तफरी मच जाएगी, है ना। हाँ बिल्कुल, बहुत बड़ा संकट आ जाएगा। लेकिन आज हम इस डीप डाइव में जिस सिस्टम की बात कर रहे हैं, यानी हमारी प्रकृति और पर्यावरण, अगर उसका एक छोटा सा हिस्सा भी क्रैश होता है ना, तो सिर्फ पैसों का नहीं बल्कि सीधे सीधे जीवन का नुकसान होता है। एकदम सही कहा आपने। और पता है समस्या क्या है? जब अक्सर परीक्षा की तैयारी के लिए सिलेबस को देखा जाता है तो इतिहास, भूगोल या विज्ञान सब ऐसे लगते हैं जैसे अलग अलग डिब्बों में पैक हों। हाँ, बिल्कुल अलग अलग विषय लगते हैं। लेकिन पर्यावरण और आपदा प्रबंधन कोई सीधा गणित नहीं है। मतलब ये एक बेहद जटिल वेब है, एक ऐसा जाल जहां अगर एक धागा भी खींचा जाए तो पूरा सिस्टम हिल जाता है। बिल्कुल। और आज के इस गहन चर्चा का हमारा मुख्य लक्ष्य यही है कि पर्यावरण और आपदा प्रबंधन के इन अहम तथ्यों को डिकोड किया जाए, वो भी एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से लेके जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के फ्रेमवर्क है वहां तक। जो भी सामग्री हमारे पास है, हम उसका बारीकी से विश्लेषण करेंगे। हाँ, और शुरुआत एकदम बुनियाद से होनी चाहिए। अक्सर लोग पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट और पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी दोनों शब्दों का इस्तेमाल एक ही अर्थ में कर देते हैं। हाँ, इंटरचेंजेबल तरीके से। बिल्कुल, जबकि इनमें एक बहुत बारीक लेकिन अहम अंतर है। पर्यावरण वो सब कुछ है जो सजीवों को चारों ओर से घेरे हुए हैं। मतलब ये उनके और भौतिक या रासायनिक वातावरण के बीच का एक संबंध है। और वहीं दूसरी ओर पारिस्थितिकी या इकोलॉजी वो विज्ञान है जो इस संबंध का व्यवस्थित अध्ययन करता है। मतलब अगर पर्यावरण एक किताब है तो पारिस्थितिकी उसे पढ़ने और समझने की प्रक्रिया है। सही कहा ना? क्या बात है, बहुत अच्छी तुलना की। और अगर ऐतिहासिक तथ्यों की बात करें तो 1869 में जर्मन जीव विज्ञानी अर्नस्ट हैकेल ने सबसे पहले इकोलॉजी शब्द दुनिया के सामने रखा था। हाँ, और फिर इसके कुछ ही दशकों बाद शायद 1935 में एजी टॉन्सले ने एक कदम आगे बढ़कर इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा पेश की थी। बिल्कुल सही। और इस इकोसिस्टम को मुख्य रूप से दो हिस्सों में बांटा गया है। पहला जैविक या बायोटिक, जिसमें जीवन है, जैसे उत्पादक यानी पेड़ पौधे, उपभोक्ता यानी जानवर, और अपघटक यानी सूक्ष्म जीव। और दूसरा हिस्सा है अजैविक या एबायोटिक, जैसे मृदा, जल, वायु और तापमान। लेकिन यहाँ एक बात जो मुझे हमेशा बहुत दिलचस्प लगती है कि कोई भी इकोसिस्टम हमेशा एक खुला तंत्र यानी ओपन सिस्टम होता है। मतलब ये कोई बंद डिब्बे की तरह काम नहीं करता। हाँ, एक खुला तंत्र होने का सीधा सा अर्थ ही यही है कि इसमें ऊर्जा और पदार्थ का लगातार आना जाना लगा रहता है। बाहर से ऊर्जा आती है और अंदर से बाहर की तरफ पदार्थ का प्रवाह होता है। और ये प्राकृतिक भी हो सकता है, जैसे कोई विशाल महासागर या घना जंगल, और पूरी तरह से कृत्रिम भी हो सकता है। कृत्रिम मतलब जैसे घर में रखा हुआ कोई एक्वेरियम या किसानों द्वारा तैयार किया गया खेत। एकदम सही उदाहरण है। अब इन सब घटकों में अगर देखें तो मिट्टी यानी मिट्टी की भूमिका सबसे ज्यादा हैरान करने वाली होती है। अक्सर मिट्टी को बस बेजान धूल समझ लिया जाता है। हाँ, लेकिन मैंने पढ़ा था कि इसे पारिस्थितिकी तंत्र की जैविक भट्टी या बायोलॉजिकल फर्नेस कहा जाता है। मतलब ये शब्द अपने आप में बहुत शक्तिशाली है। बिल्कुल है। मुझे तो ये ऐसा लगता है जैसे किसी कारखाने की भट्टी में कच्चा माल डालकर नई चीजें बनाई जाती है और ऊर्जा पैदा होती है। वैसे ही मिट्टी के भीतर भी लगातार कुछ वैसा ही पक रहा है। ये भट्टी वाला रूपक यहाँ बहुत गहरे विज्ञान को दर्शाता है। मतलब मिट्टी के अंदर करोड़ों अरबों सूक्ष्म जीव, कवक और बैक्टीरिया लगातार चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। वो मृत चीजों को तोड़ते हैं। हाँ, वो मृत कार्बनिक पदार्थों को तोड़ते हैं, उन्हें सड़ाते हैं और उन पोषक तत्वों को वापस जड़ों तक पहुंचाते हैं। और इस पूरी रासायनिक प्रक्रिया में ऊष्मा या गर्मी पैदा होती है। ठीक, एक भट्टी की तरह। क्या बात है। और इस पूरी भट्टी को या कहें कि पूरे इकोसिस्टम को चालू रखने के लिए जिस मेन स्विच की जरूरत होती है वो तो आसमान में मौजूद है। सूरज। बिल्कुल। जल चक्र से लेकर पौधों के भोजन बनाने तक सब कुछ सौर विकिरण यानी सोलर रेडिएशन पर ही टिका है। बिना सूरज की ऊर्जा के पानी का वाष्पीकरण ही नहीं होगा, बादल नहीं बनेंगे और पूरा का पूरा तंत्र ठप पड़ जाएगा। एकदम सही। लेकिन सवाल ये है कि सूरज से आने वाली ये ऊर्जा इकोसिस्टम में आगे कैसे बढ़ती है। इस सफर को पोषण स्तरों यानी ट्रोफिक लेवल्स के जरिए समझा जाता है। इसे एक सीढ़ी की तरह देखा जा सकता है ना? हाँ, एक सीढ़ी। सबसे नीचे T1 है, जहां उत्पादक यानी हरे पौधे मौजूद हैं जो सीधे सूरज की ऊर्जा को सोख लेते हैं। इसके ऊपर T2 आता है जिसमें शाकाहारी जानवर होते हैं।
फिर T3 पर मांसाहारी जानवर और अंत में T4 पर सर्वाहारी जीव। सर्वाहारी जैसे मनुष्य जो खाद्य श्रृंखला में सब कुछ खा सकते हैं, और जब प्रकृति में ऐसी कई खाद्य श्रृंखलाएं आपस में उलझ जाती हैं तो एक बहुत ही जटिल खाद्य जाल यानी फूड वेब बन जाता है। बिल्कुल, लेकिन ऊर्जा के इस प्रवाह में एक बहुत ही सख्त नियम काम करता है, लिंडेमैन का 10% नियम। ओ, ये तो बहुत ही दिलचस्प है। हाँ, इसके अनुसार जब ऊर्जा एक स्तर से दूसरे स्तर पर जाती है तो केवल 10% ऊर्जा ही ट्रांसफर हो पाती है, बाकी की 90% नष्ट हो जाती है। अगर इसे आम जीवन की भाषा में समझें तो ये तो किसी बहुत ही खराब और अन्यायपूर्ण टैक्स सिस्टम जैसा लगता है। मतलब सोचिए, जहां 100 रुपए कमाने पर 90 रुपए तो सीधे टैक्स में कट जाएं और हाथ में सिर्फ 10 रुपए आएं। ये तुलना बहुत मजेदार है, लेकिन असल में ये टैक्स ऊष्मागतिकी यानी थर्मोडायनामिक्स और जीवों के चयापचय का परिणाम है। वह 90% ऊर्जा कहीं गायब नहीं होती है। तो वो कहाँ जाती है? वो जीव के जीवन जीने में खर्च हो जाती है। मतलब कोई भी हिरण जब घास खाता है तो वह उस ऊर्जा का इस्तेमाल दौड़ने में, सांस लेने में, शरीर का तापमान बनाए रखने में और प्रजनन में करता है। इस पूरी प्रक्रिया में ऊर्जा ऊष्मा या हीट के रूप में शरीर से बाहर निकल जाती है। अच्छा, तो यही कारण है कि शेर को वो बची हुई सिर्फ 10% ऊर्जा ही मिल पाती है। बिल्कुल, और इसी वैज्ञानिक कारण से ये बात पूरी तरह साफ हो जाती है कि क्यों कोई भी खाद्य श्रृंखला 4 या 5 स्तरों से ज्यादा लंबी हो ही नहीं सकती। जाहिर सी बात है, अगर हर कदम पर 90% ऊर्जा कम हो रही है तो 5वें कदम के बाद तो कुछ बचेगा ही नहीं। एकदम सही। इसी बीच एक और बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा आती है, संकेतक प्रजाति या इंडिकेटर स्पीशीज की। यह वह प्रजाति है जो किसी क्षेत्र के पूरे पर्यावरण का हाल बयां कर देती है। मतलब ये पर्यावरण के स्वास्थ्य का बैरोमीटर होती है। हाँ, उदाहरण के लिए अगर किसी तालाब में मेंढकों की संख्या अचानक से कम होने लगे तो यह इस बात का सीधा संकेत है कि पानी में प्रदूषण बढ़ गया है, क्योंकि उनकी त्वचा रसायनों के प्रति बहुत संवेदनशील होती है। बिल्कुल। अब इन जीवों की संख्या और ऊर्जा के प्रवाह को एक आकार देने के लिए 1927 में चार्ल्स एल्टन ने पारिस्थितिकी पिरामिड का सिद्धांत दिया था। हाँ, लेकिन मैंने देखा है कि इन पिरामिडों के आकार कई बार बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं। जैसे संख्या का पिरामिड ले लीजिए, घास के मैदान में ये पिरामिड सीधा होता है क्योंकि घास बहुत ज्यादा है और उसे खाने वाले जानवर कम, लेकिन पेड़ के इकोसिस्टम में यह अचानक उल्टा हो जाता है। इसका एक बहुत तार्किक कारण है। पिरामिड का आधार हमेशा उत्पादक होता है। अब एक विशाल पेड़ संख्या में तो केवल एक ही है ना, तो आधार संकरा हो गया, लेकिन उस एक पेड़ पर सैकड़ों पक्षी और कीड़े मकोड़े पल रहे हैं तो ऊपरी हिस्सा चौड़ा हो गया। अच्छा, इसी संख्या के आधार पर पेड़ का पिरामिड उल्टा बनता है। हाँ, और इसी तरह बायोमास का पिरामिड जंगल में तो सीधा होता है, लेकिन किसी तालाब में उल्टा हो जाता है, क्योंकि तालाब में जो फाइटोप्लैंक्टन यानी उत्पादक होते हैं उनका कुल वजन या बायोमास उन्हें खाने वाली बड़ी मछलियों से काफी कम होता है। लेकिन एक पिरामिड ऐसा भी है जो कभी अपना आकार नहीं बदलता, ऊर्जा का पिरामिड। ये हमेशा सीधा ही रहता है। बिल्कुल, और इसका कारण भी वही ऊष्मागतिकी का नियम है जिस पर हमने अभी बात की। ऊर्जा हमेशा एक दिशा में यानी एक दिशीय या यूनिडायरेक्शनल बहती है। हाँ, ऊर्जा कभी शेर से हिरण की तरफ उल्टी तो बह नहीं सकती। एकदम सही। इसीलिए ऊर्जा का पिरामिड हर स्थिति में सीधा ही रहता है। और देखिए, ये ऊर्जा जितने अधिक और विविध प्रकार के जीवों के बीच से गुजरेगी, प्रकृति का तंत्र उतना ही लचीला और मजबूत बनेगा। और इसी विविधता को हम जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। इसके 3 मुख्य स्तर होते हैं ना? जी, पहला है आनुवंशिक विविधता या जेनेटिक डाइवर्सिटी। ये एक ही प्रजाति के भीतर जीन्स का अंतर है। जैसे दुनिया भर में आम की हजारों अलग अलग किस्में होती हैं। हाँ, कोई दशहरी, कोई लंगड़ा। बिल्कुल। दूसरा है प्रजातीय विविधता यानी स्पीशीज डाइवर्सिटी, जो किसी क्षेत्र में मौजूद अलग अलग जीवों की संख्या है। और सबसे बड़ा स्तर है पारिस्थितिकीय विविधता यानी इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, जिसमें रेगिस्तान, जंगल और वेटलैंड जैसे अलग अलग तंत्र शामिल होते हैं। भारत के नजरिए से देखा जाए तो केरल की शांत घाटी या साइलेंट वैली में सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। हाँ, लेकिन एक कड़वा सच ये भी है कि जहाँ इतनी प्रजातियां होती हैं वहीं उन पर खतरा भी सबसे ज्यादा होता है। और यहीं से हॉटस्पॉट की अवधारणा सामने आती है जिसे नॉर्मन मायर्स ने पेश किया था। लेकिन किसी जगह को केवल ज्यादा जीवों के होने से हॉटस्पॉट तो नहीं कहा जा सकता ना? इसके पीछे कुछ शर्तें होंगी। बिल्कुल, शर्तें हैं। हॉटस्पॉट कहलाने के लिए 2 चीजें जरूरी हैं।
पहला, वहां प्रजातियों की अत्यधिक समृद्धि या एंडेमिज्म होनी चाहिए, मतलब ऐसे जीव जो दुनिया में और कहीं न पाए जाते हों। और दूसरी शर्त? दूसरी शर्त यह है कि उस क्षेत्र के मूल आवास का एक बड़ा हिस्सा इंसानी गतिविधियों के कारण नष्ट हो चुका हो, मतलब उन पर गंभीर खतरा मंडरा रहा हो। भारत में ऐसे 4 प्रमुख हॉटस्पॉट्स हैं: हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा क्षेत्र और सुंडालैंड। और जब इन जीवों पर खतरे की बात आती है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर IUCN जैसी संस्थाएं काम करती हैं, जो अपनी रेड डेटा बुक जारी करती हैं। हाँ, इसमें जीवों को उनके खतरे के स्तर के अनुसार विलुप्त, गंभीर संकटग्रस्त और अति संवेदनशील जैसी श्रेणियों में बांटा जाता है। अब सबसे बड़ी चुनौती यही है कि इस जैव विविधता को बचाया कैसे जाए। इसके लिए संरक्षण की 2 मुख्य रणनीतियां अपनाई जाती हैं, इंसिचू और एक्सिचू। इंसिचू का अर्थ है स्वस्थाने, यानी जीवों को उनके प्राकृतिक आवास के भीतर ही संरक्षित करना। बिल्कुल। इसे एक तरह से किसी को उसके घर में ही सुरक्षा देने जैसा समझा जा सकता है। इंसिटू का मतलब है कि जानवर को जंगल से बाहर नहीं निकाला जाता, बल्कि उस पूरे जंगल को ही नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व या पवित्र उपवन घोषित करके सुरक्षित कर दिया जाता है। बहुत सही उदाहरण दिया। और दूसरी तरफ एक्स सिटू या बाह्य स्थानीय संरक्षण है, जिसे एक सुरक्षित सेफ हाउस की तरह देखा जा सकता है। हाँ, जब प्राकृतिक आवास में खतरा इतना बढ़ जाए कि जीव का वहां बचना नामुमकिन हो जाए, तब उसे वहां से निकालकर सीड बैंक, जीन बैंक, चिड़ियाघर या क्रायो प्रिजर्वेशन लैब जैसी सुरक्षित जगह पर रखा जाता है। भारत में इन सिटू संरक्षण के कुछ बहुत ही विशिष्ट उदाहरण मौजूद हैं। जैसे मध्य प्रदेश का पन्ना नेशनल पार्क, जो एक टाइगर रिजर्व भी है। हाँ, और मणिपुर का केबुल लामजाओ, जो पूरी दुनिया में अपनी तरह का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। अगर संरक्षण के इतिहास पर नजर डाली जाए तो 1970 का दशक एक ऐसा समय था जब दुनिया भर में और भारत में पर्यावरण को लेकर चेतना अचानक से जागी थी। बिल्कुल औद्योगिकरण के जो दुष्प्रभाव सामने आ रहे थे, उसने ये साफ कर दिया था कि अब सख्त नियम बनाने ही होंगे। 1970 में ही प्रोजेक्ट हंगुल शुरू हुआ था। हाँ, जिसका उद्देश्य जम्मू कश्मीर के दाजीगाम नेशनल पार्क में कश्मीरी स्टैग को बचाना था। और फिर 1972 में तो वो ऐतिहासिक कानून आ गया जिसने पूरी दिशा ही बदल दी, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम यानी WPA। इसी कड़ी में आगे चलकर 1976 में ट्रैफिक TRIFFC नाम के नेटवर्क की स्थापना हुई, जिसका सीधा लक्ष्य वन्य जीवों के अवैध व्यापार पर रोक लगाना था। और फिर 1999 में ओडिशा के तटों पर सी टोटल प्रोजेक्ट शुरू किया गया। 2002 में भारत ने अपना जैव विविधता अधिनियम लागू किया और 2007 में वन्यजीव अपराधों से सख्ती से निपटने के लिए WCCB बनाया गया। ये पूरी टाइमलाइन दिखाती है कि इंसानों के अति दोहन से हुए नुकसान की भरपाई के लिए कैसे धीरे धीरे कानूनी ढांचे खड़े किए गए, क्योंकि जब इंसान प्रकृति की सीमाएं लांघता है तो उसका सीधा नतीजा प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के रूप में सामने आता है। बिल्कुल। अब वायु प्रदूषण को ही देख लीजिए। वाहनों का धुआं और खेतों में पराली जलाना न केवल सांस की बीमारियां पैदा कर रहे हैं, बल्कि ओजोन परत का क्षरण और ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ा रहे हैं। और ध्वनि प्रदूषण भी एक धीमा जहर है जिसे डेसिबल में मापा जाता है। इससे बचाव का एक बहुत ही प्राकृतिक और रोचक उपाय मैंने पढ़ा था, ग्रीन बेल्ट। हाँ, राजमार्गों और उद्योगों के किनारे घने पेड़ लगाए जाते हैं, क्योंकि पेड़ों की पत्तियां और शाखाएं ध्वनि तरंगों को सोख लेती हैं और उन्हें कम कर देती हैं। और जल प्रदूषण की बात करें तो सीवेज और औद्योगिक कचरा नदियों को जहरीला कर रहा है। पारे यानी मर्क्यूरी से दूषित जल पीने से मिनामाता जैसा गंभीर रोग होता है, जो तंत्रिका तंत्र को पूरी तरह तबाह कर देता है। और मृदा प्रदूषण में लैंडफिल या विशाल कचरा घरों की भूमिका सबसे ज्यादा खतरनाक है। हाँ, क्योंकि कचरे के इन पहाड़ों के भीतर ऑक्सीजन तो पहुंच नहीं पाती, जिससे अवायवीय यानी एनारोबिक अपघटन होता है और इसी वजह से भारी मात्रा में मीथेन गैस पैदा होती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले कई गुना ज्यादा शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है। इसके साथ ही प्लास्टिक और एल्यूमिनियम फॉयल जैसी चीजें जो जैव निम्नीकरणीय या नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, वो सैकड़ों सालों तक मिट्टी में जहर घोलती रहती हैं। हालांकि इन समस्याओं के बीच कुछ तकनीकी समाधान भी उभर रहे हैं, जैसे भारी उद्योगों में ग्रीन स्टील का उत्पादन। पारंपरिक स्टील बनाने में तो कोयले का इस्तेमाल होता है, जिससे कार्बन निकलता है। लेकिन शायद ग्रीन स्टील प्रक्रिया में अब चायक या रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में कोयले की जगह हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है ना? एकदम सही, जिससे प्रदूषण में भारी कमी आती है।
और इन तमाम तकनीकी और कानूनी प्रयासों का अंतिम लक्ष्य एक ही है, सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इस सतत विकास की अवधारणा को अर्थशास्त्र के चश्मे से बहुत आसानी से समझा जा सकता है। ये बिल्कुल किसी बैंक अकाउंट की तरह है। वो कैसे? मतलब एक समझदार व्यक्ति बैंक में रखे अपने मूलधन या प्रिंसिपल अमाउंट को कभी नहीं छूता, बल्कि केवल उसके ब्याज से अपना खर्च चलाता है। वर्तमान की जरूरतें उसी ब्याज से पूरी होनी चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए वो मूलधन सुरक्षित रहे। बहुत ही सटीक उदाहरण है। और यदि इंसान प्रकृति का अति दोहन करता है तो इसका अर्थ है कि वो केवल अपना मूलधन ही खत्म नहीं कर रहा, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के नाम पर एक भारी कर्ज भी छोड़ता जा रहा है। और इसी कर्ज को रोकने के लिए रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल का सिद्धांत अपनाया जाता है। वैश्विक स्तर पर भी इस कर्ज को कम करने के लिए बड़े कदम उठाए गए हैं। जैसे क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य फोकस विकसित देशों के लिए ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के बाध्यकारी लक्ष्य तय करना था। और इसके बाद 2015 का ऐतिहासिक पेरिस समझौता सामने आया। इसने एक साफ लक्ष्य रखा कि वैश्विक तापमान में वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना है। हाँ, और हर संभव कोशिश करनी है कि ये 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही सीमित रहे। इसमें हर देश को अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान या एनडीसी पेश करने होते हैं। लेकिन एक सवाल उठता है, कोई भी देश अपने यहाँ चल रहे अंधाधुंध निर्माण को सिर्फ वादों से कैसे रोक सकता है? किसी बड़े प्रोजेक्ट के शुरू होने से पहले होने वाले नुकसान को कैसे आंका जाए? यहीं पर EIA यानी पर्यावरण प्रभाव आकलन, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की भूमिका शुरू होती है। EIA कोई बीमारी होने के बाद दिया जाने वाला इलाज नहीं है, बल्कि ये एक निवारक उपाय या प्रिवेंटिव मेजर है। और भारत में इसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत कानूनी मान्यता भी मिली हुई है। बिल्कुल। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि किसी नदी पर एक नया बांध बनाया जाना है। इसके कई चरण होंगे। पहला चरण है स्क्रीनिंग। मुझे लगता है ये पहला चरण सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यही तय होता है कि इस बांध परियोजना को EIA की प्रक्रिया से गुजरना भी है या नहीं। एकदम सही। और अगर जवाब हाँ है तो फिर स्कोपिंग होती है, जहां ये तय किया जाता है कि किन किन चीजों पर असर पड़ेगा। फिर वहां का बेसलाइन डेटा लिया जाता है, प्रभाव का अनुमान लगाया जाता है और अंत में जन सुनवाई होती है, जहां स्थानीय लोगों की राय ली जाती है। इस प्रभाव का अनुमान लगाने के लिए परीक्षा के लिहाज से एक बहुत ही महत्वपूर्ण कीवर्ड है लियोपोल्ड मैट्रिक्स। ये क्या होता है? लियोपोल्ड मैट्रिक्स केवल कोई साधारण टेबल नहीं है, बल्कि ये एक विस्तृत गणितीय स्प्रेडशीट की तरह काम करता है। इसमें एक तरफ प्रोजेक्ट की गतिविधियां होती हैं, जैसे खुदाई करना, पेड़ काटना या कंक्रीट बिछाना। अच्छा, और दूसरी तरफ? दूसरी तरफ पर्यावरण के घटक होते हैं, जैसे हवा, पानी या स्थानीय वन्य जीव। अब हर गतिविधि का हर घटक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसे 1 से 10 के बीच एक स्कोर दिया जाता है। ओह, तो इससे हवाई दावों के बजाय एक ठोस वैज्ञानिक डेटा सामने आता है कि पर्यावरण को असल में कितना नुकसान होने वाला है। बिल्कुल, ये एक बेहद पारदर्शी प्रणाली है। EIA का काम है आपदा को पहले ही रोक लेना। लेकिन जब प्राकृतिक या मानव निर्मित कारणों से कोई अचानक और विनाशकारी घटना घट ही जाए, तब जो तंत्र सक्रिय होता है वो है आपदा प्रबंधन। आपदाएं प्राकृतिक भी हो सकती हैं, जैसे भूकंप या सुनामी, और मानव निर्मित भी, जैसे भोपाल गैस त्रासदी या किसी बड़े आयोजन में होने वाली भगदड़। यहाँ ये समझना सबसे जरूरी है कि आपदा प्रबंधन कोई एक दिन की घटना या केवल राहत बांटने का काम नहीं है। ये एक निरंतर चलने वाला चक्र है, जिसे DM साइकिल कहते हैं। इस चक्र को आपदा के पहले और आपदा के बाद के चरणों में बांटा जाता है ना? हाँ, आपदा से पूर्व न्यूनीकरण या मिटिगेशन पर जोर दिया जाता है, जिसका मतलब है खतरे के प्रभाव को कम करने के लिए स्थायी कदम उठाना, जैसे भूकंपरोधी इमारतें बनाना। इसी के साथ तैयारी या प्रिपेयर्डनेस भी चलती है, जिसमें अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाना और मॉक ड्रिल करना शामिल है। और आपदा के बाद के चरण में सबसे पहले प्रतिक्रिया यानी रिस्पॉन्स आता है, जिसमें तुरंत बचाव कार्य शुरू किया जाता है। इसके बाद रिकवरी का दौर आता है, जिसका मुख्य सिद्धांत है बिल्ड बैक बेटर। इसका मतलब है कि जो इमारत या ढांचा गिरा है उसे दोबारा वैसा ही नहीं बनाना है, बल्कि उसे पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित और मजबूत बनाना है।
ताकि अगली बार वो आपदा का सामना कर सके। इस पूरे चक्र को धरातल पर उतारने के लिए ही भारत ने 2005 में आपदा प्रबंधन अधिनियम लागू किया था। इस कानून ने देश की सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव किया है। बिल्कुल किया है। इसने आपदा प्रबंधन को राहत केंद्रित नजरिए से निकालकर निवारक बना दिया, जहां जोर नुकसान को पहले ही रोकने पर है। और इस कानून के तहत जो संस्थागत ढांचा तैयार किया गया है ना, उसकी चेन ऑफ कमांड बहुत ही स्पष्ट है। राष्ट्रीय स्तर पर एनडीएमए है, जिसकी अध्यक्षता सीधे प्रधानमंत्री करते हैं। राज्य स्तर पर एसडीएमए की कमान मुख्यमंत्री के पास होती है। और जिला स्तर पर डीडीएमए काम करता है, जिसके अध्यक्ष जिला मजिस्ट्रेट होते हैं। मतलब प्रधानमंत्री से लेकर सीधे जिला मजिस्ट्रेट तक की एक शानदार चेन ऑफ कमांड है। बिल्कुल। और कार्यकारी बल के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर एनडीआरएफ और राज्यों में एसडीआरएफ काम करते हैं। लेकिन चूंकि आपदाएं किसी देश की सीमाएं नहीं मानती, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के बिना कोई भी ढांचा अधूरा है। इसी संदर्भ में सेंडाई फ्रेमवर्क का महत्व बहुत बढ़ जाता है, जिसे जापान में अपनाया गया था। इसका मूल उद्देश्य आपदा जोखिम न्यूनीकरण यानी डीआरआर है। सेंडाई फ्रेमवर्क 2015 से 2030 के लिए है और इसने दुनिया के सामने 4 स्पष्ट प्राथमिकताएं रखी हैं। पहला, जोखिम को समझना। दूसरा, जोखिम प्रबंधन के संस्थागत ढांचे को मजबूत करना। तीसरा, जोखिम कम करने के उपायों में निवेश करना। और चौथा, वही बिल्ड बैक बेटर के सिद्धांत पर बेहतर पुनर्निर्माण करना। और इन सभी वैश्विक प्रयासों को दिशा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियां अहम भूमिका निभाती हैं। सेंडाई फ्रेमवर्क की देखरेख यूएनटीआरआर करता है। पर्यावरण से जुड़े एजेंडे को केन्या के नैरोबी में स्थित यूएनईपी दिशा देता है। और जलवायु परिवर्तन के विज्ञान और डेटा को पूरी दुनिया के सामने लाने का काम आईपीसीसी करता है। तो अगर इस पूरे विशाल परिदृश्य को एक साथ देखा जाए तो ये स्पष्ट हो जाता है कि पर्यावरण और आपदा प्रबंधन दो अलग अलग विषय नहीं है, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अर्नस्ट हैकेल की पारिस्थितिकी शब्द गढ़ने से लेकर जापान के सेंडाई फ्रेमवर्क तक सब कुछ एक संतुलन बनाए रखने के बारे में है। और वो संतुलन क्या है, ये लिंडेमैन का 10% नियम बार बार याद दिलाता है कि प्रकृति में कुछ भी असीमित नहीं है। ऊर्जा सीमित है, संसाधन सीमित है और उस जैविक भट्टी की क्षमता भी सीमित है। हाँ, अगर उस भट्टी का तापमान जरूरत से ज्यादा बढ़ा दिया जाए तो पूरा तंत्र बिगड़ेगा ही। बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा के अंत में इन सब बातों को समझते हुए एक ऐसा विचार दिमाग में आता है जो हमारे मौजूदा नजरिए को चुनौती देता है। अब तक यही माना गया है कि सतत विकास भविष्य की पीढ़ियों के लिए पृथ्वी के संसाधनों को बचाने का नाम है। हाँ, यही परिभाषा है। लेकिन आज इंसान की पहुंच केवल इस नीले ग्रह तक तो सीमित नहीं है ना। हर दिन अंतरिक्ष में नए सैटेलाइट भेजे जा रहे हैं और साथ ही पृथ्वी की कक्षा में भारी मात्रा में स्पेस डिब्रीज यानी अंतरिक्ष का कचरा जमा होता जा रहा है। ये तो एक बहुत ही अलग और गहरा विचार है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या ये माना जाए कि सतत विकास की परिभाषा सिर्फ पृथ्वी के वायुमंडल के भीतर ही लागू होती है, या क्या अब वो समय आ गया है जब सिर्फ पृथ्वी तक सीमित ना रहकर एक ब्रह्मांडीय पारिस्थितिकी यानी कॉस्मिक इकोलॉजी के बारे में भी सोचा जाना चाहिए? क्या अंतरिक्ष को भी स्वच्छ रखना हमारी जिम्मेदारी नहीं है? ये एक ऐसा विचार है जो इस चर्चा को एक बिल्कुल नए आयाम पर ले जाता है। खैर, हमारी इस विस्तृत चर्चा में आज के लिए बस इतना ही। अच्छा, जरा